हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिटर्मिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने की थी। उसमें हमने माइनस, कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखा था। उसके साथ ही हमने इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट की, वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मान लेते हैं मेरे पास पॉइंट्स हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब इनका यूज करके मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो आप देखोगे यहाँ पे। जब भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो क्या होगा, 1/2। डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे यूज करोगे क्योंकि हम एप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की। सम प्रॉपर्टीज एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे 1/2, फिर उसके बाद आप डिटर्मिनेंट लिखोगे। कैसे, जो भी आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। क्योंकि हम यहाँ पे 2D में काम कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन, वहां पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। उस फॉर्मूले को ही हम डायरेक्टली यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अलोंग R1। हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा x1, यहाँ पे y2 माइनस y3। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है आपका, तो माइनस y1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x3। फिर उसके बाद है -1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2। अब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2। देखो x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x2 y3 माइनस माइनस प्लस x3 y2। तो ये होगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे लिख दोगे आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री आपके पास आ जाएगी। सिमेट्री कैसे होगी, देखो x1 y2, उसके बाद है x2 y1, फिर है x1 y3, उसके बाद है x2 y3, फिर है x3 y1 और x3 y2। तो ये इस तरीके से आप इसको बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करते हो, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एक एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ लेके चलते हैं। तो ये जो भी एरिया आएगा ये आपका मोड में होगा, कि आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अगर एरिया आपका 0 के इक्वल हो जाता है, आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट किया, यानी ये वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल हो जाती है, मैं लिख देती हूँ दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, जब भी आप यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हो तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप ध्यान रखोगे, अगर ये एरिया 0 के इक्वल हो जाता है, एरिया किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल, तो आप कहोगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर हैं। तो ऑल
these three vertices are collinear. और सेम वाइस वर्सा, अगर ये तीन वर्टाइसेस कॉलिनियर है तो डेफिनेटली आपको एरिया क्या मिलने वाला है, 0। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन किसकी, डिटरमिनेंट की, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मूव करते हैं हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, इसमें मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाई थी तो मैंने वहां पे दो मैट्रिसेस को एक्सप्लेन नहीं किया था, सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने वहां पे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था, क्योंकि उनको अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। टू टाइप्स की मैट्रिक्स रहती थी, एक तो सिंगुलर मैट्रिसेस और दूसरा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिसेस पे तो काम चल ही रहा, क्योंकि डिटरमिनेंट ही हम किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिसेस की अगर बात करें तो अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, देन यू विल से दैट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, and if the determinant of A is non-zero, then we will say that the matrices are non-singular matrix. तो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, एंड इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने क्या लिखा था कि जो ए इनवर्स है दैट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो 1 बाय 0 इट मींस नॉट डिफाइंड, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक प्रॉपर्टी यहां से ये निकली। और यहां पे क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारे पास एक और टाइप आ जाती है मैट्रिसेस की, दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस। और इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी, जब आप फाइंड आउट करते हो मैट्रिक्स ए की प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए के साथ, और वो किसके इक्वल आ जाए, सॉरी इनवर्टिबल मैट्रिसेस वो होंगी जहां पे आप दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हो, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, और आपको क्या मिल जाए रिटर्न में, आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी का इनवर्स होगा, या मैं ये कहूं कि जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा, यानी कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल है बी ए के और बी ए इक्वल है आइडेंटिटी के। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है देन वी विल से दैट दिस मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। वो सारी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सारी की सारी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, आपकी इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे तीन केस अराइज हुए, तीन प्रॉपर्टीज आई आपके पास। फर्स्ट वन इज द सिंगुलर मैट्रिसेस व्हेनेवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, in this case inverse does not exist. Second one is non-singular matrices where determinant of A is non-zero, it means inverse exists here. Then if inverse exists, then invertible matrices. Invertible matrices, if you are having two matrices like A and B, and the product of the matrix AB is equal to product of the matrix B, and that is equal to identity, then you will say that A inverse is equal to B. या तो ये केस होगा या फिर A is equal to B inverse. Both the matrices are invertible here. ठीक है, तो यही तीन केस आपको करने हैं, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर एंड इनवर्टिबल मैट्रिसेस। यही तीन हमारे उस टाइम पे बच गए थे। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जिसमें हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं
इनवर्स हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से ही तो फाइंड आउट किया। ए इनवर्स क्या था, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमारे पास, इस पे तो कोई कंडीशन नहीं लगाई ना उस टाइम पे हमने, तो यहाँ पे अब वो कंडीशन मैं आपको डिफाइन कर सकती हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए ये आपने तीनों टर्म्स कर लिए हैं, तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए थी। तो ये थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सेकंड एप्लीकेशन इन मैट्रिसेस से आपको क्लियर होना चाहिए ए इनवर्स कैसे निकला। उसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन पे मूव करेंगे, पर थर्ड एप्लीकेशन पे मूव करने से पहले हम करेंगे कुछ एक प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट पे बेस्ड है और जो इनवर्स पे बेस्ड है। तो करते हैं वो प्रॉपर्टीज। तो डिटरमिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो, प्रोडक्ट आपको गिवन है दो मैट्रिक्स की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट इस तरीके से ब्रेक होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, यहाँ पे अगर आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये होगी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कि आप कोई भी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो, मैट्रिक्स ए, और फिर आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हो उस मैट्रिक्स का, और उन दोनों की प्रोडक्ट करते हो, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, अगर ये दोनों तरफ से होल्ड करता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, या मैं ये कहूँ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो कब पॉसिबल होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट if and only if determinant of A is non-zero। ठीक है। तो A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, if and only if determinant of A is non-zero, जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कि अगर आप A इनवर्स निकालते हो तो वो होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A वेयर डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन-जीरो। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपकी डिटरमिनेंट की, और कुछ एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशन आप कर चुके हो, एक एप्लीकेशन और बचती है अभी जिसको अभी हम करेंगे। इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी इनवर्स की, तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने माइनस, कोफैक्टर, एडजॉइंट सभी की प्रॉपर्टीज की थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो इनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई भी इनवर्स फाइंड आउट करते हो किसी मैट्रिक्स का और उस पर आप इनवर्स अप्लाई करते हो, तो अगेन वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ ए इनवर्स का, ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करके इनवर्स निकालोगे तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कि आपने पहले मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट किया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, या आपने पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया फिर इनवर्स फाइंड आउट किया, तो दोनों ही केसेस में ये क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर आप कोई दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हो और उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। यानी आपने ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की, उसका इनवर्स फाइंड आउट किया, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, आप पहले मैट्रिक्स बी का इनवर्स फाइंड आउट करो, देन आप मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करो, फिर उन दोनों की प्रोडक्ट करो। जब आप प्रोडक्ट रूल पढ़ोगे मैट्रिसेस का, जो कि हम अपने थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, तो ए बी सी का इनवर्स अगर आप निकालते हो तो बैकवर्ड ऑर्डर ही ये फॉलो करेगा, तो सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज इनवर्स की और ऐसे ही 4 प्रॉपर्टीज आपकी डिटरमिनेंट की, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए ताकि आप इसको इजीली अप्लाई कर पाओ। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा था इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आपको डिटरमिनेंट की हेल्प पड़ेगी। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। द फर्स्ट वन इज द नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन homogeneous system, and the second one is the homogeneous system. अब ये भी क्लियर करना जरूरी है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम की, तो जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास होंगी a1x, a2y, a3z, b1x, b2y, b3z, c1x, c2y, c3z, a, b, c। तो ये होगा आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का तो आप मतलब समझते ही हो ना, डिग्री 1 है जहां पे, ठीक है। वेरिएबल मोर देन 1 हो सकते हैं आपके, लेकिन डिग्री क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और मैं यहाँ पे लिखूंगी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको देखते ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये होगा a1x प्लस a2y प्लस a3z, b1x प्लस b2y प्लस b3z, c1x प्लस c2y प्लस 3z, 0 0 0। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपकी नॉन जीरो है, नॉन जीरो, तो आप क्या कहोगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन होमोजेनियस। और अगर आपकी राइट हैंड साइड जीरो है तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड नॉन जीरो होगी और आपकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अगर हम बात करें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 3 केस अराइज होते हैं। देखो जब आप 10th क्लास में थे तो वहां पे भी हमने पेयर ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया था। तो वहां पे सॉल्यूशन की 2 टाइप होती थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन की ही टाइप है। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक होता है इनकंसिस्टेंट, जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है तभी हम बोलते हैं कि यह कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज द यूनिक सॉल्यूशन and the second one is the infinitely many solutions. Infinitely many solutions. अब ये पता कैसे चलेगा कि जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम, अगर हम दोनों में से कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेके चलते हैं तो कहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा, और कहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा, और वो कंसिस्टेंट होगा तो भी कौन सी टाइप का, यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा। तो देखो इसमें सबसे पहले जो वे है चेक करने का, आप क्या चेक करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लो।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इलेबोरेट कर देती हूँ। जो ए मैट्रिक्स होती है ना हमारी, वो सारे के सारे ये कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A1 ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, यहाँ से देखो ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये तो होगी मैट्रिक्स A। X मैट्रिक्स जो होगी वो मैट्रिक्स होगी जो अननोन क्वांटिटीज हमारे पास है, यानी कि X Y एंड Z। और B जो मैट्रिक्स होगी ना, वो ये कॉन्स्टेंट्स, चाहे वो A B C हो, चाहे वो 0 0 0 हो। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि AX अगर B के इक्वल है, AX B के इक्वल है, तो X क्या होगा, A इनवर्स B। तो यहां से X मैट्रिक्स क्या थी, X Y Z। A मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और वो निकाल के उसकी प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे, मैट्रिक्स B के साथ। और मैट्रिक्स B क्या थी, A B C, जो राइट हैंड साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो वो क्या थी आपकी मैट्रिक्स B। अब देखो जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये क्या कहते हैं कि x इक्वल टू A इनवर्स B टाइप का सॉल्यूशन होगा, यानी x y z की जो वैल्यूज निकलेंगी वो A इनवर्स B की हेल्प से निकलेंगी। तो इट मींस ये तो आपको क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ A आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेनेवर योर डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A जब नॉन जीरो होगा तो आपके पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x y और z के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यूज होंगी। तो पहली कंडीशन ये होगी आपकी, या तो ये टाइप होगी, तो कंसिस्टेंट तो हो ही गया सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो। फिर सेकंड केस पे अगर मान लो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और उसकी प्रोडक्ट बी के साथ कर देंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और उसकी प्रोडक्ट बी के साथ कर देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट बी के साथ की है, ये जीरो है या नॉन जीरो है। ठीक है, ये कैसा है, जीरो है या नॉन जीरो है, कौन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहां से हमारे पास दो केस अराइज होंगे, एक तो आपने जीरो वाला केस लिया और एक आपने किया नॉन जीरो वाला केस। अगर देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हो गया आपका जीरो के इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका हो गया जीरो के इक्वल, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ऑलरेडी जीरो है, तो यहां से अगर मैं ये लेके चलती हूँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, लॉजिक समझना ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहते हैं कि ये भी जीरो हो गया और ये तो ऑलरेडी जीरो आप लेके ही चले हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई, और जीरो बाय जीरो फॉर्म क्लास 11 याद करो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कैसी फॉर्म थी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते थे, तो वहां पे आपकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाती थी जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते थे, जीरो बाय जीरो फॉर्म को चेंज कर लेते थे ना अकॉर्डिंगली, कुछ कॉमन निकाल के या कुछ सब्स्टिट्यूट करके। तो सेम वे में यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, तो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट अगर आपको करवाना है तो उस केस में भी हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो कर दे, क्योंकि वहां पे भी डिनोमिनेटर पे ही काम करते थे ना कि डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बना दो, ऊपर जीरो पड़ा रहेगा क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पे काम करना पड़ेगा हमें, और डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो। अब आप कहोगे जी अभी तो आपने बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, तो वो नॉन जीरो कैसे हो जाएगा, वो नॉन जीरो यहां से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आप क्या करो, इस जेड को कोई भी के इक्वल मान लो, ये जेड क्या करो, किसी के इक्वल मान लो, और जब आप इस जेड को किसी के इक्वल कंसीडर कर लोगे तो आपके पास
जो फॉर्म बन के आएगी ना वो कुछ इस तरीके से आएगी, a1x प्लस a2y प्लस a3z की जगह क्या हो गया, k हो गया। यहाँ पे b1x प्लस b2y प्लस b3k, c1x प्लस c2y प्लस c3k, ये किसी कांस्टेंट a b c के इक्वल थे। अब जो मैट्रिक्स A थी ना, यहाँ पे तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात की थी, अब मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी है आपकी। तो यहां से आप क्या करोगे, अपनी वैल्यूज निकालोगे और वैल्यूज निकालने के बाद आप इसको ax = b की फॉर्म में रखोगे और आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस तो 3 थी, तो ये 2/2 ऑर्डर में कैसे होगा, तो कोई भी 2 इक्वेशंस आप यहाँ से लेके चलो, क्योंकि आपने देखो अगर छोटी क्लासेस को अच्छे से ध्यान से किया होगा इस चैप्टर को, तो आपने वहां पे किया होगा कि अगर हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल है तो वैसे 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स है तो हमें 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है जिससे हम उन तीनों अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अननोन वेरिएबल बचे ना, x एंड y, क्योंकि z को तो हमने कोई k कंसीडर कर लिया। अब z को कोई k कंसीडर कर लिया है तो ये तो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, a1x प्लस a2y, b1x प्लस b2y, c1x प्लस c2y, और ये जो आपका कांस्टेंट हो चुका है a3k, तो a माइनस a3k, b माइनस b3k, c माइनस c3k, और सॉल्यूशन क्या कहता है, ax = b, यानी x क्या होगा, a इनवर्स b। अब आप कहोगे कि तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे हम, a मैट्रिक्स को ये भी तो लिख सकते थे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इनवर्स की जब डेफिनेशन हमने की थी तो सबसे पहले जो कंडीशन ए पे इंपोज हुई थी ना, वो थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी आप इनवर्स पे आगे जाओगे, और उस पर पहुंचने से पहले तो बहुत सारी कंडीशंस थी जिनको फुलफिल करवाता है इनवर्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होगी ये, तो फिर इस पे इनवर्स हम निकालेंगे ही क्यों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए या तो आप ये 2 लेके चलो, या तो आप ये 2 लेके चलो, या तो आप ये 2, कोई भी 2 इक्वेशन आप लेके चलोगे यहाँ पे, जिससे कि आपका एक इस टाइप का हो जाएगा, a1 b1 a2 b2। अगर मैं स्टार्टिंग इन 2 इक्वेशंस की बात करूं, x मेरे पास चेंज होके x और y हो गया, और z मेरे पास, सॉरी ये क्या था, b अब मेरे पास क्या हो गया, a माइनस a3k एंड b माइनस b3k। अब इनकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकती हूँ, x = a इनवर्स b, तो मुझे x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, z मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो तीनों अननोन वेरिएबल्स मेरे पास आ जाएंगे। अब x और y की यूनिक वैल्यू भी आ जाएगी ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार मैं k को चेंज करूंगी तो मेरे पास हर बार सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे। तो k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इस केस में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देखो अब आपने की 2 टाइप, पहली जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 है, दूसरी जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन 0 है। तो यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, और यूनिक सॉल्यूशन हम कर ही चुके थे। तो अब क्या बचा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये वैल्यू तो नॉन 0 है और ये 0 है, तो नॉट डिफाइंड हो गया ना भाई। अगर नॉट डिफाइंड है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो whenever your adjoint of a into b is non-zero, then you will say that solution does not exist। तो बहुत ही सिंपल है इसको लर्न करना। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ a 0। अगर 0 है तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0, या एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉन 0।
तो ही आप इस स्टेप पे मूव करोगे। और अगर यहाँ पे ये 0 है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि कंसिस्टेंट। और अगर ये नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये किसके लिए सॉल्व किया हमने? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेयर बी इज नॉन जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये अराइज हुआ, यहां पे आपको मिला यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस, whenever your determinant of A is 0, तो दो चीजें होंगी, या तो adjoint of A into B भी 0 होगा, या तो ये नॉन जीरो होगा। अगर ये 0 होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और वो निकलेगा कैसे? किसी भी एक z को k पुट करके। अब आपके दिमाग में ये आएगा, क्या z को ही k पुट कर सकते हैं? नहीं, आप x को भी k पुट कर सकते हो या y को भी k पुट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा वेरिएबल k के इक्वल लेके चलना है। ठीक है, और वहां से सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो आपके पास नो डिफाइंड फॉर्म होगी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि आपका b 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे आपका x भी 0, y भी 0 और z भी 0। देख के ही पता चलता है ax 0 के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये भी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। और सॉल्यूशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। सेकेंड केस अराइज होगा कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो यहाँ पे डायरेक्टली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? किसी भी z को या x को या फिर किसी भी y को, तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को, अननोन वेरिएबल को k के इक्वल पुट करके। तो होमोजेनियस सिस्टम बहुत ही सिंपल है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल का ही नहीं है, यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कवर अप किया है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है या फिर आपसे पूछ लेगा कि किस पर्टिकुलर z के लिए या किस पर्टिकुलर k के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होमोजेनियस सिस्टम है या नॉन होमोजेनियस सिस्टम है उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कंसिस्टेंट टाइप होगी या इनकंसिस्टेंट टाइप होगी। और अगर कंसिस्टेंट टाइप है तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपको करना है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे, और क्या करना है? मैथमेटिक्स करते रहना है। थैंक यू।